हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनके स्टडी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है हमारा फिजिकल वर्ल्ड। तो जैसा कि कई बच्चे जो होते हैं क्लास 10th में, भाई उन्होंने साइंस पढ़ी थी, साइंस की कोई ब्रांच उन्हें दिखाई नहीं दे रही थी कि बायोलॉजी होती है, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है। तो क्योंकि हम फिजिक्स अब एक अलग ब्रांच के रूप में अलग सी बुक होगी हमारे पास क्लास 11 में, तो हमें आखिरकार समझ में आना चाहिए कि वास्तविक में फिजिक्स क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ना होता है, क्या इसकी और भी ब्रांचेस है, और मतलब बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमें क्लियर करवाने के लिए फिजिकल वर्ल्ड जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और जब तक आप चैप्टर फर्स्ट को अच्छे से नहीं समझ लेते, पूरी फिजिक्स थोड़ी सी आपको और सी लगेगी, कुछ समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। और जो कुछ बेसिक हमें डेफिनीशंस हैं, चीज़ें हैं, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो इसलिए जो चैप्टर फर्स्ट है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है भाई, कि फिजिक्स पे मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि डिपेंड करती है हमारे वर्ल्ड में, कहाँ कहाँ पे इसका यूज़ होता है फिजिक्स का। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो हम बात करें यहाँ पे कि व्हाट इज़ द फिजिक्स। ओके, फिजिक्स क्या है, क्या आप में से कई बच्चे जानते होंगे? अगर जानते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद पहले अपने आप को बता दीजिए कि हाँ फिजिक्स ये है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको करेक्ट डेफिनेशन बताने वाली हूँ कि अगर आपको एग्जाम में भी आ जाता है तो आपको किस तरीके से इसको डिफाइन करना है, ठीक है। कि फिजिक्स जो है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ द साइंस विच डिस्कस अबाउट द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना, ठीक है। ये क्या है, ये हमारी क्या है, ब्रांच ऑफ द फिजिक्स है। जो हमारी फिजिक्स है वो ब्रांच ऑफ द साइंस है, जो कि क्या करती है, डील्स करती है नेचर और नेचुरल फिनोमिना पे, ठीक है। कि जो जितनी भी चीज़ें हो रही है नेचर में, जो जितनी भी फिनोमिना हो रहे हैं, ठीक है, तो जो सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब हमने बात की कि भाई फिजिक्स को क्या और भी हम मतलब और भी चीज़ों में बांट सकते हैं क्या? तो ऑफकोर्स देखिए, आप क्या कर सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो दो तरह की होती है। लोग बात कहते हैं भाई मैं तो क्लासिकल फिजिक्स का टेस्ट देने वाला हूँ, या मॉडर्न फिजिक्स आज पढ़ने का मूड है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स, तो उस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो क्लासिकल फिजिक्स है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स विच डिफाइंस मैकेनिक्स, हीट, थर्मोडायनेमिक्स, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, ऑप्टिक्स एंड द मैग्नेटिज्म। आप कहेंगे इसमें तो बहुत सारी ब्रांचेस आ गई। क्लासिकल फिजिक्स इसका मतलब बहुत ब्रॉड रेंज है उसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड रेंज है, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती है, हीट भी पढ़ना पड़ता है, थर्मोडायनेमिक्स भी पढ़ना पड़ता है। आप कहेंगे मॉडर्न फिजिक्स क्या है, तो हमने कहा भाई मॉडर्न फिजिक्स जो है ना वो हमारे सिर्फ एलिमेंट्री पार्टिकल से डील करता है, जैसे हमारे एटम हो गए, न्यूक्लियाई हो गए, मतलब बहुत ही ये लो लेवल पे चला जाता है कि लास्ट में जो यूनिट बची हर चीज़ की, जितनी भी चीज़ें हैं इस दुनिया में जिस चीज़ से बनी हुई है, उन चीज़ों से डील करता है हमारा मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न का मतलब ये है कि बहुत बारीकियों में चले जाना, ठीक है, कि मतलब थोड़ा सा और अंदर तक जाना। तो इसका मतलब कि इसमें जो है हम एटम्स के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में, प्रोटॉन के बारे में और इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस तरीके से आप समझ लें कि जो मॉडर्न फिजिक्स है, ठीक है, जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है उसमें सारा ये एटम न्यूक्लियाई आ गया। तो उसके अलावा जितनी भी ब्रांचेस है फिजिक्स में, चाहे वो हीट हो, थर्मोडायनेमिक्स हो, ऑप्टिक्स हो या मैग्नेटिज्म हो, तो वो सारा का सारा हमारा क्लासिकल फिजिक्स में चला जाता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या होता है कि अभी स्टडी करते हैं ना, स्टडी करते समय हम कहते हैं कि भाई हम तो क्या कर रहे हैं कि पहले हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पे मतलब फोकस करेंगे। तो जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करते हैं तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि माइक्रो शब्द का मतलब होता है बहुत ही छोटा, ठीक है, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल इन साइज। बट अगर मैं बात करूँ मैक्रोस्कोपिक की, तो मैक्रोस्कोपिक से अगर हम डील कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम बहुत बड़े बड़े साइज़ की बातें करेंगे कि भाई टेबल है, कुर्सी है, या कोई बॉल है, फुटबॉल है। बट जब हम माइक्रोस्कोपिक की बात करेंगे तो बहुत ही छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की बातें होंगी। मीजोस्कोपिक जो है वो आपका मॉडरेट साइज़ को शो करता है कि जो थोड़ा सा नॉर्मल में हो गया ना, तो उस साइज़ को हम बात करेंगे जब हम मीजोस्कोपिक की बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं फोर्स को, ठीक है। फोर्स क्योंकि हम देखते हैं भाई बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फोर्स बेसिकली क्या होता है। आप में से कई बच्चे ये काम करते भी होंगे, फोर्स लगाते होंगे, लेकिन उनके माइंड में ये क्वेश्चन नहीं उठता कि आखिरकार ये फोर्स लगाने पर क्यों, कैसे, किस तरीके से सब कुछ हो रहा है। मैं आपको बता दूं कि जो फोर्स है दैट इज़ द वो किस तरीके से हम फोर्स लगा सकते हैं किसी में। तो हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि हमारा ये इंटरमॉलिक्यूलर एक्सटर्नल एजेंट होता है, कि अगर कोई फोर्स लगाना चाहता है तो हमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ही लगाना पड़ेगा। उसका मेन मकसद क्या होता है? उसका मेन मकसद होता है कि हम चाहते हैं किसी चीज़ की शेप को बदलना, साइज़ को बदलना, या उसकी पोजीशन को जब हम बदलना चाहते हैं तो उस पर हम किसी तरह का फोर्स लगाते हैं। वो खींचने वाला फोर्स भी हो सकता है,
ठीक है, वो पुल भी हो सकता है और पुश भी हो सकता है। हमने खींचा या तो धक्का देके किसी चीज़ पे क्या करा, फोर्स लगाया। तो ये हमारा, आप समझ लें कि फोर्स बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से आपको एक्चुअल मीनिंग में डिफाइन करना है। तो इस वीडियो को आप ऐसा ना सोचें, इसमें क्या है कि जब मैं आपको और भी आगे के चैप्टर्स करवाऊंगी तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवाए जाएंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम चैप्टर के साथ ही ले लेंगे और उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है, आप इसको नोट डाउन करते हुए चलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब बात समझ लें आप, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए पक्का क्या करें, कॉपी बना लें, उसमें आराम से धीरे धीरे जहाँ पे मैं हूँ उसके साथ ही लिखते चले। ठीक है, जैसे ही मैंने एक डेफिनेशन आपको समझाई उसको फटाफट से नोट डाउन करें। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भाई जो हमारी फोर्सेस होती हैं, फंडामेंटल फोर्सेस की अगर हम बात करें तो वो 4 होती हैं। ठीक है, जितने फंडामेंटल फोर्सेस कौन कौन सी होती है, 4 होती हैं। तो हमने कहा एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है और एक हमारा होता है, उसके आगे चलो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, अभी आप एक एक के बारे में समझिए तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। हमने कहा कि सबसे पहले हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, सभी बच्चे इससे वाकिफ होंगे। ठीक है, जो बच्चे अच्छे से जिन्होंने पढ़ा होगा क्लास 10 सबको पता होगा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। ये जो है हमारा अट्रैक्टिव फोर्स है। कभी भी ग्रेविटेशनल फोर्स अपने से रिपेल नहीं करेगा दूसरों को, कि जी हमने फुटबॉल फेंकी और भाई अर्थ कह रहा नहीं मैं भाई मेरे से दूर जा, तो अब जो फुटबॉल थी वो आसमान में उड़ने लगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला। जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है, विच एक्ट्स बिटवीन द 2 ऑब्जेक्ट, हमेशा 2 ऑब्जेक्ट के बीच में काम करेगा। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकता है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस बात की आप समझ ले लें कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो केवल एक अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स वो नहीं है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं है रिपल्सिव फोर्स। तो नोट डाउन करते हुए चले। हाँ, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कि अभी जो हमारा देख सकते हैं आपकी 2 मासेस हैं। ठीक है, 2 मासेस हैं। हमने कहा ये फोर्स, ये हो गया हमारा पहला फोर्स। ये यहाँ पे देखो, ये जो हमारे 2 मासेस आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन में, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 मासेस हमें दिखाई दे रहे हैं। कि हमने कहा कि भैया ये तो ये जो m1 मास है वो इधर से इसको फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप समझते जाएँ। m1 ने कहा ये देखिए, ये इस पे फोर्स लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे लग रहा है, m2 पे भी लग सकता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमने कहा कि 2 मासेस के बीच में वास्तविक में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो अगर हम बात करें तो वो उसके जब हम उसका प्रोडक्ट करेंगे तो वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कि उन दोनों के मास को जब हम गुना कर रहे हैं तो जितना ज़्यादा उसकी वैल्यू आएगी उतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगेगा। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं बड़े ऑब्जेक्ट पे ज़्यादा लगने वाला है। और फिर हमने कहा कि जो उसका रेडियस है, जो भी ऑब्जेक्ट का रेडियस है वो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और जितना ज़्यादा बड़ा रेडियस होगा उतना कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। यहाँ पे आप समझ ले, डायरेक्टली का मतलब होता है कि जब ये बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगा, लेकिन इन्वर्सली का मतलब होता है कि जब ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। ठीक है, और वो भी स्क्वायर से। ठीक है, स्क्वायर से वो घटेगा। तो इस बात को बहुत ही अपने माइंड में सेट कर लें। नेक्स्ट जो हम बात करें कि आप देख लेते हैं कि भाई फॉर्मूला, इससे हमें एक फॉर्मूला से अपीयर हो रहा है कि भाई हमने कहा कि भाई m1 m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और 1/r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने कहा एक काम करो, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल हटाते हैं, फिजिक्स में चीज़ जान लो, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का आप सिंबल हटाओगे तो आपको कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने यूज़ किया g, जो कि हमारा एक यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो कि कभी चेंज नहीं होगा। ठीक है, चाहे मंगल ग्रह पे जाओ, चाहे पृथ्वी पे रहो, चाहे कहीं पे भी जाओ। ठीक है, कहीं पे भी चले जाओ, बृहस्पति ग्रह पे चले जाओ, लेकिन ये आपका चेंज कभी नहीं होगा। जी की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी। जिसकी वैल्यू है, रट लो माइंड में अपने, रट लो कि क्या है वैल्यू, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, ये बात अपने माइंड में रख लो क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किस तरीके से हमने ये निकाला, जो ये ऐसा यूनिट की जो हमने किस तरीके से निकाला न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं कि हम किसका निकालना चाहते हैं, हम जी का निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा जी को अलग छोड़ दो, ये हो गया f(r²) और m1 और मल्टीप्लिकेशन में m2। तो फोर्स का क्या होता है न्यूटन, r² का मतलब रेडियस का क्या लोगे, मीटर में लोगे ना। तो इसकी ऐसा यूनिट अभी इतना तो पता होगा आपको कि हाँ डिस्टेंस को जो है मीटर में लेते हैं, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर। और m1 हो गया kg
m2 है तो kg², ठीक है। इस तरीके से आप ऐसा यूनिट निकालना सीख जाएंगे, ठीक है। ये बात अपने माइंड में रख ले। अब हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है। मैं आपको बता दूं कि ये हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, पहले भी मैंने आपको बताया था। अट्रैक्टिव फोर्स होता है इट फॉलोज प्रोडक्ट लॉ एंड द इनवर्स स्क्वायर लॉ। फॉर्मूले से पता चल गया था हमें, प्रोडक्ट लॉ को फॉलो करता है और इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है। इस पृथ्वी से बहुत दूर भी जब हम चले जाते हैं, चाहे हम चलो, मैं बहुत दूर की बात करूँ भाई, हमने क्या करा 15 मंजिला मकान बना लिया। अब हमने कहा कि अरे पृथ्वी से तो हम बहुत दूर है, काम कर, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पे फोर्स लगेगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे फोर्स लगेगा। इसीलिए हम जानते हैं कि लॉन्ग रेंज फोर्स, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं। आप खुद सोचो ना, आप बहुत ऊंचा आपने मकान बना लिया और वहाँ से एक फुटबॉल गिराई, क्या वो ऊपर चला जाएगा? नहीं, नीचे ही आएगा। तो कहीं ना कहीं जो धरती है वो अपना फोर्स लगा रही, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वहाँ पे। ये जो होता है सेंट्रल फोर्स होता है, इट हैज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। एक प्रॉपर लाइन में ये फोर्स लगता है, स्ट्रेट लाइन में। एक ना मतलब कि ये नहीं है कि हाँ वो उसके पॉइंट को लेकर, जो उसका पूरा ऑब्जेक्ट है, जो भी हमने चाहे फुटबॉल फेंकी हो, तो उसके सेंटर से वो गिरता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल फोर्स होता है, जो कि सेंटर ऑफ द बॉडी से उसके अकॉर्डिंग जो है फोर्स का एक्शन होता है। और ये हमेशा हमारा कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ठीक है। कभी भी ये नहीं है कि हाँ भाई जो फोर्स लग रहा है उस पर वो इक्वल ही होगा, ठीक है। जितना धरती ने फोर्स लगाया उतना ही फोर्स उस पर लग रहा है। कंजर्व, ऐसा नहीं कि बीच में गायब हो गया, ख़त्म हो रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ भाई क्या होगा कि बरसों साल बाद जो है ग्रेविटेशनल फोर्स जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव तो में ऐसा होता है ना, लेकिन ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। नेक्स्ट हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की। इट इज़ द फोर्स, मैंने बताया था कि हाँ फंडामेंटल फोर्सेस में दूसरा जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया जाता है कि दो चार्जेस के बीच में काम करता है, ठीक है। कहाँ पे काम करता है? जहाँ पे दो चार्जेस हों, ठीक है, दो चार्जेस के बीच में ये काम करता है फोर्स। एट रेस्ट अट्रैक्टिव और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। सबको पता होगा कि अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव पोल रहेंगे तो ये क्या करेगा, ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, ठीक है। क्या करेगा? ये एक दूसरे को रिपेल करेगा। वहीं अगर हम बात करें कि नेगेटिव नेगेटिव होगा तभी एक दूसरे को रिपेल करेगा, बट अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो इसीलिए ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें कि फोर्स जो है Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वहीं पे R², ये आपको फॉर्मूला उसी तरह से लग रहा हो, ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह लग रहा है हमें, ठीक है। ये दूसरा देख लो, R² की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये हमें जो है m1 m2 था वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स में, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में वहाँ पे Q1 और Q2 है, डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे भी हमने उस तरीके से लिखा कि Q1 Q2 बाय R²। अब हमने कहा कि अब तो भाई प्रोपोर्शनलिटी हटाना है तो इसके लिए कोई कांस्टेंट लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमने K कांस्टेंट का यूज़ किया, और K को यहाँ पे जाना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट से, जो कि मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, ठीक है। क्या होता है? चेंज होता रहता है। ये आपने देख लिया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। वो कैसे भी चार्ज हो सकता है, वो पॉजिटिव चार्ज हो, पॉजिटिव पॉजिटिव अगर दो चार्जेस रहेंगे तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमने कहा कि K Q1 Q2 बाय R², K जो है यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट है। K की वैल्यू क्या है? 9 × 10⁻⁹ है, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम पर स्क्वायर, ठीक है। फ्री स्पेस के लिए मैंने बोला कि K की वैल्यू जो है, अगर यहाँ पे हम बात करें K जो हमने लिया था, क्योंकि ये जो K है, जो यहाँ पे हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कांस्टेंट की, तो वो जो है मीडियम के अकॉर्डिंग चेंज होता है। इसीलिए मैंने बोला कि भाई जो K है यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ फॉर फ्री स्पेस, सिर्फ वैक्यूम के लिए यूज़ होगा, चाहे वो क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, ठीक है। जब भी अगर आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वैसे हम क्लास 12th में पढ़ेंगे, तो उसमें क्या है कि 9 × 10⁴ फ्री स्पेस के लिए होता है। क्वेश्चन भी इसी तरीके के आते हैं, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन सभी बच्चे जानते होंगे, रट लो थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट जो है कि 1.6 × 10⁻⁻27 kg होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव हो सकता है, प्रोडक्ट लॉ को ये भी फॉलो करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। इट इज़ लेकिन लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है, ठीक है। थोड़ा दूर चले जाओगे, इसकी अपनी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा, उसके बाहर ये काम नहीं करता, इसका लॉन्ग रेंज फोर्स नहीं है। लेकिन ये सेंट्रल फोर्स है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में लगता है फोर्स जो है, ये नहीं है कि हाँ इसके यहाँ पे लगेगा, ये यहाँ पे सेंट्रल से होके जाएगा। इट इज़ 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर दैन दी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है। तो जहाँ पे लगेगा ना, वहाँ पे बड़ी तेज़ी से लगेगा फोर्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से।
अब यहाँ पे हम बात करें कंपैरिजन बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हमने कहा किस तरीके से कंपेयर करेंगे। हमने कहा ये दो हमने प्रोटॉन ले लिए, दोनों का अपना अपना मास है, दोनों फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। ये इसको क्या कह रहा है, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होते हैं ना, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, दो पॉजिटिव वाले आ गए, रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ये जो कह रहा है, ये कह रहा है तू उधर जा, ये कह रहा है तू भी इधर जा, तू दफा आओ, ठीक है। ये कह रहा है तू मेरे से दूर जा, तू अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, है ना। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, r है। फोर्स हमने ले लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि दो चार्जेस ले लिए, ये QP और प्रोटॉन का ही चार्जेस लिए दो हमने, ठीक है। फोर्स इस पर कितना क्या लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इस पर भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव का जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो चार्ज है ये भी अब क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस है, तो एक दूसरे को कह रही है कि दूर जा, ठीक है। ये जो QP है इसको कह रहा है तू इधर जा, ये कह रहा है इधर जा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि देखो Fg ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा था, Gm1m2/r², ठीक है। m1 क्या है, यहाँ पे mp ही है, प्रोटॉन का मास ही, दोनों प्रोटॉन है तो mp का यहाँ पे स्क्वायर आ गया। जब हमने चार्ज की बात की तो QP का स्क्वायर/r² हमने ले लिया। दोनों का हमने कहा कि अब रेशियो निकालो, ठीक है। क्या कहा हमने कहा दोनों का रेशियो निकालो, तो QP का स्क्वायर और Gmp का स्क्वायर हमने ये ले लिया था। K की वैल्यू सबको पता है 9 × 10⁹, प्रोटॉन का चार्ज सबको पता है 1.6 × 10⁻−19, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लिया। मास ऑफ प्रोटॉन हमने इस तरीके से क्या है कि पूरा का पूरा सॉल्व किया, तो हमने कहा कि वास्तविक में ये 10⁻36 टाइम्स जो है, हमने कहा सच में ये 10⁻36 टाइम होता है स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये रिलेशन जो है, वैसे आपको पूरी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं याद, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए किस तरीके से आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ये वास्तविक में आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो कंजर्व का मतलब क्या होता है, कंजर्व का मतलब होता है कि फोर्स को जो है डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। हम डिस्ट्रीब्यूट करके वो हमेशा हमारा कंजर्व ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं वो ख़त्म नहीं होगा। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वर्क डन रिमेन्स पाथ इंडिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्स में जो है वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट होता है, कोई भी पाथ लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन वर्क डन जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में हो भी सकता है, पाथ इंडिपेंडेंट नहीं भी हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बताया जाता है कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव। किसके बीच में लगता है, पेयर्स ऑफ न्यूक्लियॉन्स के बीच में लगता है। न्यूक्लियस में हम किसी भी चीज़ को मान सकते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में लग सकता है। और ये क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है न्यूक्लियस को, ठीक है। न्यूक्लियस को रिपल्सिव फोर्स नहीं होता, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वैसे रिपल नहीं करेगा एक दूसरे को, ठीक है। ये एक जो है पेयर, ये हमेशा अट्रैक्ट करता है चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे हमने कहा कि देखो ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, तो प्रोटॉन अगर आप दिखाना चाहते हैं तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन एंड न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी यहाँ पे काम करेगा क्योंकि ये हमारा दोनों पॉजिटिव है। न्यूट्रॉन में जो है सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन जो है वो हमारा न्यूट्रल होता है, उसमें कोई चार्ज नहीं होता। अगर यहाँ पे हम बात करें प्रोटॉन न्यूट्रॉन की, तो क्योंकि एक हमारा दोनों चार्ज होने चाहिए ना, दो चार्ज चाहिए, ठीक है। जब भी अगर आप दिखाना चाहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को, दो चार्ज चाहिए, यहाँ पे एक ही चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स वर्क करेगा। हमने कहा इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लो, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है 10⁻2 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के। सोचो ये उससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, मतलब कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। इट डज़ नॉट फॉलो प्रोडक्ट लॉ और इन्वर्स स्क्वायर लॉ, कोई लॉ फॉलो नहीं करता। इट इज़ अ वेरी शॉर्ट रेंज फोर्स, थोड़ी दूर तक के लिए काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिव रेंज में ये अपना काम करता है, कुछ ज़्यादा खास नहीं करता। और इसको ना फर्मी में लेते हैं, ठीक है। फर्मी जो होता है उसका मतलब होता है 10⁻⁻15 मीटर, और ये जो होता है नॉन सेंट्रल होता है, सेंटर से नहीं कहीं से भी काम कर सकता है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है, हो सकता है कि जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता चला बीच में कुछ जो फोर्स थे वो ख़त्म हो गए, ठीक है। इट इज़ द इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, और ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है चार्ज के। इसमें कोई चार्ज से हमें मतलब नहीं है कि हाँ किसी पे 2 कूलम चार्ज है कि 3 कूलम है तो उसके अकॉर्डिंग करेगा, नहीं, ठीक है। और इसके बाद हमारे ये आप देख सकते हैं व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस, और जब उन दोनों के बीच का, जैसे जो भी न्यूक्लियस है, चाहे न्यूट्रॉन हो प्रोटॉन हो, ठीक है, तो उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा जब वो कम होगा तो 0.8 फर्मी जो है वो हमारा रिपल्सिव फोर्स की तरह वर्क कर सकता है, ठीक है। तो ये भी आप बात याद रखनी है, एक्सेप्शन थोड़ा सा है तो वो भी आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करें अल्फ़ा और बीटा की, तो अल्फ़ा बीटा गामा रेस के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम बात करें वीक न्यूक्लियर फोर्स की, ठीक है। चौथा जो हमारा फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स जो है वो काम करता है इलेक्ट्रॉन और एक अनचार्ज पार्टिकल के बीच में, ठीक है।
और विटामिन द बीटा डिके फ्रॉम द रेडियो एक्टिव एलिमेंट में यूजली इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही रेयरली यूज़ करते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा पढ़ने, बस इतना सारा डेफिनेशन याद कर लेना आप। अब हम पढ़ने वाले हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है। लॉ ऑफ कितने कंजर्वेशन है, कौन कौन सी चीज़ें कंजर्व रहती हैं। फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा कि एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। द एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर इनटू द अनदर फॉर्म ऑफ द एनर्जी और इनटू द वर्क। कहते हैं कि जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व रहती है, ठीक है, हमेशा कंजर्व रहेगी। एनर्जी को कभी हम ना तो ख़त्म कर सकते हैं ना ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। केवल इसको एक फॉर्म से या दूसरे फॉर्म में हम बदल सकते हैं, ये पहले भी आपने पढ़ा हुआ होगा। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, कि जो चार्ज है कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड बट द डिफरेंट बॉडीज़ बट इट कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। मतलब जो चार्ज है वो हमेशा, मतलब हम किसी कभी भी ऐसा नहीं ख़त्म कर सकते नहीं है चार्ज, ठीक है, और ना ही डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं, केवल हम इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में भेज सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी की अलग अलग फॉर्म्स होती है, वो उसमें जा सकता है, लेकिन जो चार्ज है वो अलग अलग बॉडीज़ में जाता है, ठीक है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि हमारा ये लास्ट है कंजर्वेशन टॉपिक का। लीनियर मोशन इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। कहते हैं कि जब लीनियर मोशन होता है, ठीक है, एक लीनियर मोशन चल रहा है, तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं लग रहा, ठीक है, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो जो लीनियर मोमेंटम है वो हमेशा हमारा कंजर्व रहता है रोटेशनल मोशन में, ठीक है। जब ये गोल 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 इस तरीके से घूम रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क द एंगुलर मोमेंटम रिमेन्स कंजर्व। जब तक कोई बाहर की फोर्स नहीं लगेगी, जब तक कुछ भी, मतलब हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा, तब तक जो है मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ये न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप बाद में मैं आपको प्रूव करना भी सिखाऊंगी। तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया है कि फर्स्ट चैप्टर जो है जितना भी आपको एग्जाम में आने वाला है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बात किया जा रहा है कि जितनी भी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं एग्जाम में, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। पक्का इसे आप नोट करते चले होंगे, मुझे पता है, विश्वास है मुझे। और अगर आपने नोट नहीं किया है, किसी तरह से नहीं कर पाया है, तो दोबारा से इस वीडियो को देखते हुए आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको नोट डाउन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी से सारा का सारा एग्जाम आने वाला है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो इस नोट्स को पक्का अच्छे से समझते चलें, ठीक है। यहीं पर जो है हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा कम्प्लीट होता है, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि फर्स्ट चैप्टर आपको ज़्यादा मतलब अलग अलग पार्ट्स में बने, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एक ही बार में क्यों ना समझा दे, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।